बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। मेरे साथ आज इस वीडियो में मौजूद हैं आमिर सईद अब्बासी साहब। अब्बासी साहब का एक इंट्रोडक्शन जो है वो मैं आपको ड्यूरिंग द वीडियो करवाऊंगा। और आमिर सईद अब्बासी जो हैं वो सीनियर सहाफ़ी हैं। आज वीडियो में अब्बासी साहब को बुलाने का जो मकसद है वो एक इंतहाई अहम मौजू जो इस वक्त मेरा ख़्याल है कि शायद टॉक ऑफ द टाउन है। हर शख्स के जहन में ये बात मौजूद है। दो ग्रुप्स मौजूद हैं, दो आरा मौजूद हैं। एक पाकिस्तान में तबका जो ख़ास तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हैं, और फिर मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के भी बहुत से लोग हैं जो ये समझते हैं कि पाकिस्तान में जो अदलिया है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ख़ास तौर पर, और दीगर जो हाई कोर्ट्स हैं, वो आइन और कानून और इंसाफ की बालादस्ती के लिए खड़े हो गए हैं। और वो जो कुछ कर रहे हैं वो चाहते हैं कि पाकिस्तान में आइन पर अमल दरामद हो, कानून का बोलबाला हो, इंसाफ हो, और जो कुछ पाकिस्तान के मंजरनामे पर हो रहा है इसमें जो गैर आइनी चीज़ें हैं वो ना हो। और फिर एक ग्रुप है, एक तबका है जो मुसर है इस बात पर कि ये जजेस जो कुछ भी कर रहे हैं ये जुडिशल एक्टिविज़म है। और फिर इसमें कुछ लोग टर्म्स इस्तेमाल करते हैं, इमरानदार जजेस, इमरानिज़म, और फिर कुछ ऐसे अलकाबात भी हैं जिनका मैं तज़किरा वीडियो में मुनासिब नहीं समझता। लेकिन अब इस हवाले से होने क्या जा रहा है, बहुत ही अहम तफसीलात, कुछ तफसीलात आपके इल्म में पहले से हैं लेकिन अब कुछ तफसीलात मज़ीद सामने आ रही हैं। आमिर सईद अब्बासी मेरे पुराने कॉलीग हैं और बड़ा लंबा अरसा हमने इकट्ठे गुजारा, दुनिया टीवी में भी, बोल टीवी में भी, और अदरवाइज़ भी फील्ड में बड़ा ज़बरदस्त नाम आमिर सईद अब्बासी ने बनाया है। हाई कोर्ट्स को कवर करते रहे हैं, ख़ास तौर पर जो कानूनी और अदालती मामलात हैं इनको बड़े लंबे अरसे के लिए कवर किया। और जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रिपोर्टर्स की एसोसिएशन है उसके इलेक्टेड प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। आमिर सईद अब्बासी से ज़रा तफसीलात पूछेंगे कि ये जो जजेस हैं, इन जजेस का कसूर क्या है। जिन जजेस को शहबाज शरीफ काली भेड़ें कहते हैं, मरीम नवाज साहिबा कहती हैं कि ये बेज़मीरों का टोला है, फिर उसके बाद हुकूमत के लोग ये कहते हैं कि इनको आहनी हाथों से निपटा जाएगा, ये सहूलत कारी कर रहे हैं इमरान खान की, वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें हैं। पहले तो आमिर सईद अब्बासी साहब फ़र्स्ट थिंग फ़र्स्ट कर लेते हैं। बहुत सारी जुज़ियात और चीज़ें सामने आ चुकी कि आइनी तरमीम और कवानीन लाने की तैयारी है। फिर एक मामला है कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट या दीगर जो हाई कोर्ट्स हैं इनके जो सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं उन्होंने एलिवेट होकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अपॉइंट होना होता है। अब जो मामला है कि कानून आ रहा है जिस कानून के तहत जजेस की तादाद बढ़ाई जाएगी, 23 करने की बात की जा रही है, 25 एडहॉक मिलाकर जो है वो हो जाएंगे। तो 23 जजेस करने के लिए ज़ाहिर है कि एलिवेशन जो है वो डायरेक्ट अपॉइंटमेंट इनटू द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान नहीं होगी। और फिर जब हम उसमें तज़किरा करते हैं तो फिर उसमें आमिर फारूक साहब जो है वो सीनियर मोस्ट जजेस में मौजूद है, सीनियर मोस्ट चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट है। अब अगर आमिर फारूक साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट से निकलकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आ जाते हैं तो पीछे जो जजेस बच जाते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वो तो ख़त वाले जज हैं। इवन जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब साहब जो हैं वो फाइनल 26 मार्च वाले ख़त के सिग्नेटरी नहीं हैं, 25 मार्च वाले ख़त के, लेकिन उसमें अंदर जो मौजूद खतूत हैं उनमें उनका ख़त भी शामिल है। और शायद उन्होंने इस वजह से उस ख़त का हिस्सा नहीं बनना पसंद किया था क्योंकि उनको मालूम था कि साइफर केस का इवेंचुअली फ़ैसला उन्होंने देना है, लिहाजा वो उस ख़त का हिस्सा नहीं बने। तो क्या आमिर फारूक साहब की एलिवेशन इनटू द सुप्रीम कोर्ट इस सूरत में हो जाएगी कि जिसमें जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट बन जाएंगे और नीचे तमाम के तमाम वो जजेस होंगे जो इस वक्त हुकूमत को लगता है कि भूखे खूंखार शेर हैं जो हम पर झपटने के लिए तैयार हैं। थैंक यू सो मच ईसा नकवी साहब। खैर हम आपके कुलीग तो रहे लेकिन आपसे बड़ा सीखा और आपके साथ बहुत लर्न किया। थैंक यू सो मच। बात यह है कि जो आपने बात की ना कि चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे, अगर तो वो चले जाते हैं तो फिर पीछे तो जो हालात हैं हुकूमत और वो तमाम लोग जिनको ये लगता है कि उनके जो मर्ज़ी के फ़ैसले नहीं आ रहे या उनको प्रॉब्लम्स हो रही है, तो फिर तो वो ये हाई कोर्ट किसी को जो है वो बर्दाश्त नहीं हो सकेगी। अभी बर्दाश्त नहीं हो रही तो आमिर फारूक साहब के होते हुए तो बाद में तो फिर ये बहुत ही मुश्किल हो जाएगा इनको संभालना। और मोहसिन अख्तर कियानी तो वो जज हैं जिनके बारे में जब वो शायर अहमद फरहाद का केस उनके सामने लगा हुआ था, उनके जो रिमार्क्स आ रहे थे उसकी बुनियाद पे आप लोगों के कोर्ट रिपोर्टिंग के ऊपर पाबंदी लग गई थी। जी, ऐसे जज का चीफ जस्टिस बन जाना
नकवी साहब, मैंने क्योंकि 10 साल से ज़्यादा कवर किया इस्लामाबाद हाई कोर्ट को, इस्लामाबाद हाई कोर्ट बनने से लेके और अभी 2 साल पहले तक मैं उसको रेगुलरली कवर करता रहा। बहुत से जो जजेस हैं वो हमारे साथ लॉयर के तौर के पर भी हमारे ताल्लुकात थे, उनके साथ वो जब प्रैक्टिस कर रहे थे तो हम उनसे हमारी बड़ी अच्छे इंटरेक्शन था, हम लर्न करते थे, हम समझते थे केसेस को, क्योंकि बहुत से इश्यूज़ के ऊपर हमें आइनी और कानूनी तौर पे चीज़ें नहीं समझ होती थी, हम उनसे बात करते थे, उनसे समझते थे। मोहसिन कियानी साहब उस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट थे जब आपको याद होगा कचहरी पे एक बहुत बड़ा हमला हुआ था दहशतगर्दों का, और इसके साथ साथ तारिक जहांगीरी साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, बाबर सत्तार साहब यहाँ पर प्रैक्टिस करते रहे, दीगर जो जजेस हैं। तो इन सब लोगों को हमने जज बनने और जज बनने के बाद जिस तरह उन्होंने केसेस को हैंडल किया वो सब देखा। तो ये जो जजेस हैं ना, इसमें से जो ये 6 जजेस खत लिखने वाले, इसमें से 5 जज ऐसे थे जो रेडी थे कि हम रिज़ाइन करने जा रहे हैं, हम मुकाबला नहीं कर सकते या हमें जो है वो नहीं करना चाहिए। फिर उन्हें ये कहा और बताया गया कि नहीं, आपने मैदान छोड़ना नहीं है, आपने लड़ना है, क्योंकि आप अगर मैदान खाली छोड़ देंगे तो फिर तो बहुत से यहाँ पे लोग तैयार हैं जिन्होंने शेरवानियाँ तैयार रखी हुई हैं और वो जज बनने के लिए तैयार हैं। आपने सिस्टम के अंदर रहकर जो है वो मुकाबला करना है, क्योंकि आप निकल जाएंगे तो फिर तो आप मारे गए। तो आप जो है वो लड़ें और लड़के जनाब आप सामना करें। तो ऐसा ही हुआ कि उन्होंने फिर वो ख़त लिखा, ख़त में उन्होंने बहुत सी चीज़ों को एक्सप्लेन किया और एक्सप्लेन करने के बाद उन्होंने कहा कि वो इसका मुकाबला करेंगे। अब मसला ये नहीं है, मसला ये है कि अगर आमिर फारूक साहब चले जाते हैं तो फिर तो ये हाई कोर्ट किसी के कंट्रोल में नहीं रहेगी, फिर तो ये यहाँ पे वो शॉट्स लगेंगी ना कि वो किसी के जो कंट्रोल में नहीं होगा। अब एक नया एक प्लान है, एक जुडिशल प्लान, जो आपको पता है बहुत से प्लान्स हैं जुडिशल के, इतने प्लान्स हैं कि शायद वो सारे अभी तक पब्लिक भी नहीं हुए और रिपोर्ट भी नहीं हुए। एक जो बड़ा प्लान ये है कि एक नया मंसूबा ये बनाया जाए कि जो हाई कोर्ट्स हैं उनके जजेस की रोटेशन की जाए, कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो जजेस हैं इनको वैसे तो यहाँ पे आप ना इनको रिमूव कर सकते हैं ना आप इनको, एक ही तरीका आर्टिकल 209 सुप्रीम जुडिशल काउंसिल, यस, और उसमें जो 2 जजेस के खिलाफ हुआ और वो नहीं अप्रूव हो सका, आपने कोई उनके खिलाफ जो अगर एविडेंस थी वो पेश हुई वो इस काबिल नहीं थी कि उन्हें रिमूव किया जा सके। तो अब एक ही तरीका है कि इनको यहाँ से भेजा जाए, दूसरी हाई कोर्ट्स में भेजा जाए, इनको बलोचिस्तान भेज दिया जाए, इनको सिंध भेज दिया जाए, इनको पेशावर हाई कोर्ट भेज दिया जाए, लाहौर हाई कोर्ट भेज, इसके अलावा कोई नंबर गेम हर जगह अपनी मर्जी की रख ली जाए। एग्जैक्टली। और जो दूसरा प्लान है कि अगर सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि नंबर ऑफ जजेस जो बढ़ाने का मंसूबा है वो भी तो यही है कि क्योंकि वहाँ पे तो जो चीफ जस्टिस काजी फाइज़ साहब थे उनका तो जो उनकी मेजॉरिटी थी वो तो लूज़ कर चुके हैं, जो मखसूस नशिस्तों वाला फैसला है। सो वहाँ पर भी इन नंबर्स को बैलेंस करना है ताकि जो नंबर है वो एक आध के नंबर से ही फ़र्क रहे, और जो अगर ऐसे जजेस हैं जिनके बारे में ये लगता है कि शायद वो कोई इंडिपेंडेंट फैसले या इंडिपेंडेंट नहीं, उनके बारे में राय है कि वो मुख्तलिफ सोचते हैं, सो उनको बैलेंस किया जाए। तो इसलिए ये जो पूरा जुडिशल प्लान है वो आपको पता है कि बहुत सी उसमें खबरें आई, तो ये जो नया मंसूबा है कि हाई कोर्ट इस्लामाबाद के जो जजेस हैं इनको दूसरी हाई कोर्ट्स में भेजा जाए, अमेंडमेंट की जाए और अमेंडमेंट के ज़रिए इन जजेस की जो रोटेशन पॉलिसी है वो बनाई जाए ताकि ये दूसरी हाई कोर्ट्स में जाएँ और यहाँ पे उन जजेस को लाया जाए जो किसी हद तक जो है वो, तो जो बेसिकली जब आप जज तैनात होते हैं तो आप एक सर्टन हाई कोर्ट के जज तैनात होते हैं। पंजाब आप लाहौर हाई कोर्ट के, आप सिंध हाई कोर्ट, बलोचिस्तान हाई कोर्ट, पेशावर हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज बनते हैं। कानून में तो ये गुंजाइश, या कानून के ज़रिए तो आप इसको तब्दील नहीं कर सकते, तो लामहला इसके लिए एक आईनी तरमीम दरकार हो। एग्जैक्टली, इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करनी पड़ेगी। और ये जो दीगर भी आपको पता है जो जुडिशरी से मुतालिक ये प्लान्स बन रहे हैं, इसमें 90% वो रूल्स और वो चीज़ें हैं कवानीन में तब्दीली जो आइन के ज़रिए ही हो सकती हैं, आइन में तरमीम के ज़रिए। सिर्फ नंबर ऑफ जजेस है जिसका ताल्लुक जो है वो कानून के साथ है, बाकी जितने भी मामलात हैं उसके लिए आईनी तरमीम। तो आपको लगता है कि जो मौलाना फजलुर रहमान के इर्द गिर्द कबूतर वोटर हूँ करता फिर रहा है उनको राम करने के लिए कि मौलाना जो है वो हमारे हक में आ जाएं, नादान परिंदा घर लौट आए, तो ये भी बुनियादी वजह यही है? एब्सोल्युटली। और एक और बात हो रही है, शायद वो बहुत खामोशी से हो रहा है, बहुत से लोग उसको जो है वो काउंट नहीं कर रहे। जो आपने देखा होगा पंजाब में जिस तरह चीफ जस्टिस काजी फाइज़ साहब ने जो ऑर्डर किया उन्होंने रिकाउंटिंग वाला, अब उसमें भी हर दूसरे चौथे दिन एक आध सीट जो है ना वो वापस होती जा रही है पीटीआई से, और वो नून लीग रिकाउंटिंग में विन करती जा रही है।
सो उसमें भी कुछ नंबर्स जो है ना वो थोड़े से ही रह गए हैं, मैंने काउंट नहीं किया, मुझे एक दोस्त ने बताया कि शायद 4 से 5 नंबर्स का फर्क आ गया है। 212 जो है वो नंबर जो है वो हुकूमती इत्तेहाद के पास है। यस 8 है मौलाना फजलुर रहमान के, यस 4 आपको दरकार 4 आपको दरकार है। 224 नंबर पूरा होने और पर 4 उसमें से वो आ सकते हैं जो पीटीआई के आज़ाद करार दिए गए हैं, उनके ऊपर मल्टीपल, उसमें से आपको पता है कि 3 लोगों ने तो वो भी नहीं दिया, अपने एफिडेविट्स भी नहीं दिए। सो मुझे कुछ दोस्तों ने बताया कि शायद उसके हवाले से भी वर्किंग कंप्लीट है, कि शायद 2/3 मेजॉरिटी हो जाएगी और अमेंडमेंट कर ली जाएगी। आप देखें सदर पाकिस्तान, वज़ीर आज़म पाकिस्तान मौलाना फजलुर रहमान साहब के पास जा चुके हैं, और इन दोनों से ज़्यादा पावरफुल शख्सियत मोहसिन नकवी साहब वो साथ गए हैं। तो आप यानी कि जब आप काउंट कर रहे हैं, आप वज़न बढ़ा रहे हैं वज़ीर आज़म का और सदर पाकिस्तान का बलिहाज़ ओहदा, आप यकीनन दुरुस्त फरमा रहे हैं कि वज़ीर आज़म चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री है और वो सबसे पावरफुल और बाइख्तियार शख्स है इंतज़ामी एतबार से। यस और आइनी एतबार से सदर मुमलिकत जो है वो सबसे बड़ा ओहदा है। लेकिन जो मोहसिन नकवी साहब के पास सलाहियत है और काबिलियत है और जितनी ताकत उनकी बताई जाती है सर्कल्स में, तो जाहिर है कि उनका जाना अपना एक वेट रखता है। अब इस सवाल के ऊपर आ जाते हैं कि ये जो कुछ हो रहा है, जजेस कर रहे हैं, इसमें सवाल एक बड़ा बुनियादी बनता है, वो ये कि क्या वाकई आप इसको जुडिशियल एक्टिविज्म करार दे सकते हैं कि ये जजेस जो हैं वो सहूलत कारी कर रहे हैं? क्योंकि बुनियादी इल्ज़ाम इन जजेस के ऊपर जो लगाया गया है हुकूमती हलकों की तरफ से, उन्होंने कहा कि ये इमरान खान की सहूलत कारी की जा रही है। तो क्या आप इसको सहूलत कारी एज अ कोर्ट रिपोर्टर विद दैट एक्सपीरियंस, अब तो माशाल्लाह आप एक आने वाले इदारे के एडिटर इस्लामाबाद हैं और ब्यूरो चीफ तो अब आप नहीं रहे पब्लिक न्यूज़ के, बट आपके तमाम एक्सपीरियंस में जितना अर्सा आपने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को कवर किया, ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट थी, इसने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के हवाले से ये सवाल उठाया, हुकूमत वक्त से कहा कि हमें गारंटी दें कि ये ज़िंदा रहेंगे। तो ज़िंदगी की गारंटी जो है वो तो आपको पता है कि कोई भी नहीं दे सकता, वो तो खुदा के करने का काम है। तो वो अगर सहूलत कारी नहीं थी तो आज ये सहूलत कारी है वाकई? ईसा नकवी साहब, हमने 10 सालों में बहुत से केसेस को देखा, और जब भी स्टेट की तरफ से किसी के खिलाफ ये केसेस जो इस तरह के बनाए जाते हैं, उन केसेस में बहुत से लूप होल्स होते हैं। वो केसेस एज पर लॉ या एज पर आप कह लें कि उसमें कानूनी तौर के ऊपर बहुत से नकाइस होते हैं। अच्छा, उन नकाइस को जब हम रिपोर्ट करते हैं तो वो पार्टी जो उस वक्त इफेक्टिव होती है वो तो बड़ी तालियां बजाती है। हमें उस दौर में मुस्लिम लीग नून के जो दोस्त थे वो बड़ा कहते थे कि यार आप बड़ा जहाद कर रहे हैं, और वो ये भी कहते हैं कि अतरमिन अल्लाह से बड़ा तो अपराइट जज कोई नहीं, उस वक्त कहा करते जी, उस वक्त कहा करते थे। आज वही कैंपेन भी चलाते हैं। जी जी। तो और उस वक्त इवन मीडिया भी रिपोर्ट कर रहा था कि एवन फील्ड में ये गलती है, एवन फील्ड में ये केस में ये प्रॉब्लम्स हैं, कैसे जो है वो जजेस जो हैं वो मल्टीपल तरीक़ों से उनको जो है वो उनके साथ जो ट्रीटमेंट हो रहा है। उस वक्त हमें ये कहा जाता था कि वाह वाह आप जहाद कर रहे हैं, आप बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं जो कोर्ट रिपोर्टर्स हैं। लेकिन आज जब वही पार्टी हुकूमत में है और उनके मुखालिफिन या जो पीटीआई है वो अगर आज उनके खिलाफ केसेस हैं, और आज अगर हम ये रिपोर्ट करते हैं कि इन केसेस में ये टेक्निकल गलतियां, तो वो कहते हैं आप तो इमरान खान की साइड ले रहे हैं, आप उसकी सहूलतकार हैं। सो वही काम जजेस के साथ भी हो रहा है। देखें ईसा नकवी साहब, ये जो केसेस बनाए जाते हैं ना, ये इनकी कोई बैकग्राउंड नहीं होता, ये सियासी केसेस होते हैं। सियासी केसेस हमने जरदारी साहब के भी कवर किए, हमने पीपल्स पार्टी के उन रहनुमाओं के खिलाफ भी कवर किए जिनको एनआरओ के तहत ख़त्म हुए थे और इफ्तिखार चौधरी साहब ने बहाल कर दिए थे। उन केसेस में भी बाद में कुछ भी नहीं हुआ, सब बरी हो गए। बाद में नून लीग के जब दौर आया तो इमरान खान के खिलाफ, जो आपको याद होगा 2014 के धरनों में जब केसेस थे, पीटीवी हमला, पार्लियामेंट हमला, ये सब केसेस जब अदालतों में आते हैं तो एविडेंस आती है, एविडेंस नहीं होती तो केस बरी हो जाते हैं। अब आप उस जज को भी कहें कि वो ईमानदार है, आप उस सहाफ़ी को भी कहें जो रिपोर्ट करता है कि जज केस झूठा है या बेबुनियाद है, तो फिर तो जाहिर बात है कि वो आप बयानिया के अलावा तो कोई बात नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो जजेस की नशिस्तें खाली हैं उसके हवाले से भी कोई चल रही है बात? एग्जैक्टली, उसमें तो चीफ जस्टिस काजी फैसल साहब ने जुडिशल कमीशन का इजलास भी बुला लिया है, वो अपॉइंटमेंट करके जाएंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और बाकी हाई कोर्ट में भी उन्होंने नाम मांग लिए हैं। सारे चीफ जस्टिस को उन्होंने लेटर लिखा है और ये कहा है कि आप अच्छे जो लोग हैं उनके नाम भेजें। तो इस्लामाबाद के लिए भी जो है चले अभी अब इसके ऊपर अभी क्योंकि चीज़ हतमी नहीं है तो सिर्फ इतना कह देते हैं कि कुछ प्रोसिक्यूटर्स हैं, मशहूर ज़माना केसेस के प्रोसिक्यूटर्स हैं, एग्जैक्टली वो शायद नजर करम उन्हीं के ऊपर जाती हुई दिखाई दे या दिखाई देगी। आमिर, मुझे ये बताएं कि 3 बड़े केसेस की बात कर लेते हैं।
آپ کا ایکسپیرینس ہے، ظاہر ہے کہ یہ سوال کہ یہ ایکٹیویزم ہے یا کیا ہے، اس کو ایڈریس ہونا شاید بہت ضروری ہے. ایک ہے توشہ خانہ کا کیس، ایک ہے سائفر کیس، اور ایک ہے اب القادر ٹرسٹ کیس، 190 ملین پاؤنڈ کرپشن کیس جی جو کہا گیا ہے. ان میں مجھے صرف یہ بتائیں، قادر کیس میں بھی اگر سزا ہو جاتی ہے، باقی دو کیسز میں ہوئی اور پھر ان کا جس طریقے سے معاملہ ایونچولی ختم ہوا، سائفر جو بنیاد ہے اس کیس کی، وہ نہ جج نے دیکھا، نہ پروسیکیوٹر نے دیکھا، نہ میڈیا نے دیکھا، نہ وکیل نے دیکھا، نہ جرا کرنے والے نے دیکھا، نہ گواہی دینے والے نے دیکھا، نہ کیس بنانے والوں نے دیکھا. ان میں سے کسی نے سائفر نہیں دیکھا. کیا عدلیہ کی تاریخ میں ایسا کچھ ہو سکتا ہے کہ اس کیس کی بنیاد کے اوپر، یعنی ڈاکیومنٹ ہے نا جس کی بنیاد پہ، وہ ڈاکیومنٹ دیکھے بغیر سزا ہو سکتی ہے؟ اور کیا صرف عمران خان اور شاہ محمود قریشی کو سزا ہو سکتی ہے اگر سزا بنتی ہے؟ دیکھیں یہی وہ سوال تھے جو اسلام آباد ہائی کورٹ تقریباً 8 مرتبہ انہوں نے ایف آئی اے کو موقع دیا کہ آپ ایویڈنس بتائیں، آپ یہ اسٹیبلش کیسے کر سکتے ہیں. آپ نے جو ہے وہ ملزم کو سزا کروا دی، آپ نے گواہوں کے بیانات ریکارڈ کروا دیے، لیکن آپ کے پاس لاش ہی نہیں ہے، آپ کے پاس ڈیڈ باڈی نہیں ہے، اور آپ نے سارا کچھ کروا دیا. تو یہ تو اسٹیبلش پہلے ہوگا کہ ڈیڈ باڈی ہے، تو پھر آپ نے کسی کو ایکیوز کرنا ہے، اس کو ٹرائل کرنا ہے، اس کو سزا دلوانی ہے. سو اس طرح کے بہت سے سوالات تھے جس کے اوپر اسلام آباد ہائی کورٹ نے جب کہا تو یہ اپنی نوعیت کا منفرد کیس تھا جس میں ایویڈنس کو، یا جو بنیادی ایویڈنس جس کو کہا گیا کہ جس کی بنیاد کے اوپر وہ تھا ہی نہیں، نہ وہ دیکھا کسی نے، اور اسی کی بنیاد کے اوپر سزا ہوگی. ظاہری بات ہے یہ اس کے اوپر اسلام آباد ہائی کورٹ کے آرڈرز آ چکے ہیں، اور اب یہ معاملہ سپریم کورٹ میں بھی ہے، تو اب سپریم کورٹ نے اس کو دیکھنا ہے. لیکن بہرحال اس سے پہلے، اور دیکھیں عدالتیں نا عام طور کے اوپر جب بھی یہ کیسز انویسٹیگیشن ایجنسی چلا لیتی ہے، چل جاتے ہیں، پکڑ دھکڑ ہو جاتی ہے، جب ٹرائل کی بات آتی ہے، جب ایویڈنس کی بات آتی ہے، اور جب عدالتیں سوال کرتی ہیں، تو پھر جب جواب نہیں ہوتا تو پھر عدالتوں کے پاس کوئی آپشن نہیں ہوتا کہ سوائے بری کریں گے. پھر آپ انہیں پارٹی کو سپورٹ کرنا کہیں، آپ انہیں کسی نیریٹو کا کہیں، آپ انہیں کسی پارٹی کے ساتھ جوڑیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ججز جو ہیں وہ اپنا کام کر رہے ہیں، اور میرا یہ خیال ہے کہ اس طرح کی جو گفتگو بھی ہوتی ہے اس سے بھی بہت زیادہ کوئی فرق نہیں پڑتا. اب آ جاتے ہیں توشہ خانہ کیس پہ. کیا یہ ممکن ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ الزامات جو لگائے گئے ہیں یہ درست ہوں؟ حکومت کے جو الزامات ہیں جو حکومت نے لگائے ہیں، جو پروسیکیوشن نے چارج شیٹ بتائی ہے، یہ درست ہو، لیکن کیا ایز اے کورٹ رپورٹر یا لا کو جتنا آپ کی سمجھ بوجھ ہے اس کے مطابق، کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان اور بشرا بی بی کو اس میں سزا سنائی جا سکتی ہے ایک ایسی صورت میں جب آپ اس ملٹری سیکٹری کو جس کا کام ہے ان گفٹس کو لک آفٹر کرنا، دیکھنا، جمع کروانا، پہنچانا، اس کو نہ سزا دیں، اس کو جرح نہ کریں، جو کابینہ ڈویژن کا سیکٹری ہے اس کو کوئی سزا نہ ہو، ویلیو غلط لگانے والے کو نہ ہو. وزیر اعظم نے تو جا کے بازار میں نہیں بیچا نا، جو ایک پوری نیچے آفیشیل لوگوں کی سسٹم میں موجود کڑی ہے اس کو سزا سنائے بغیر 2 لوگوں کو ٹاپ پہ سزا سنائی جا سکتی ہے. احسان نقوی صاحب، ہم نے بہت سے ٹرائلز کور کیے کیسز کے، تو اس میں نے مجھے سب سے اچھی جو لائن ایک مرتبہ انسداد دہشت گردی کی عدالت کے جج تھے پنڈی کے، جنہوں نے بے نظیر قتل کیس میں لکھی تھی، اور انہوں نے بہت سے لوگوں کو اس میں بری بھی کر دیا تھا. انہوں نے کہا تھا ایویڈنس نہیں ہے. انہوں نے لائن یہ لکھی تھی کہ یہ جو کیس ہوتا ہے نا، کوئی بھی کیس، اس میں ایویڈنس جو ہوتی ہے اور گواہ جو ہوتے ہیں نا، وہ اس ترتیب کے ساتھ ہونے چاہیے، وہ ایک چین کی طرح ہونے چاہیے کہ اس چین کی جو ایک کڑی ہے، جو ایک اینڈ ہے اس کا، وہ لاش پہ ہو اور دوسرا ملزم کے گریبان پہ ہو. اگر اس میں سے ایک بھی چین درمیان میں سے ٹوٹے گی نا، تو وہ کنیکٹ نہیں کرے گی اس ڈیڈ باڈی کو اس قاتل مبینہ قاتل کے گریبان کے ساتھ. تو اگر ایک بھی گواہ آپ کا ریلیونٹ گواہ آپ نے نہیں کیا، ایک بھی آپ نے ریلیونٹ ایویڈنس نہیں دیا، تو اس کے بعد پھر عدالت کے پاس کوئی آپشن نہیں ہوتا. عدالت بڑا کلیئر ہے لا، بینیفٹ آف ڈاؤٹ آلویز گو ود دی ایکیوزڈ. صحیح ہے. تو اب فائنلی مجھے یہ بتا دیں کہ ایک کیس ہے القادر ٹرسٹ کیس، مبینہ 190 ملین پاؤنڈز کی کرپشن کا کیس ہے، جو کہ غالباً سپریم کورٹ کے پاس ان کے کوئی اکاؤنٹ وغیرہ میں موجود ہے، حکومت پاکستان میں ہی ہے وہ پیسہ. اور اس میں بظاہر سوال ایک بڑا تگڑا موجود ہے کہ وہ پیسے آ گئے، ٹھیک ہے آ گئے، جو کچھ بھی ہوا وہ ملک ریاض کی ایک کمٹمنٹ ٹو دی سپریم کورٹ آف پاکستان یا ایک ہرجانہ، ایک جرمانہ، اس کی مد میں کیسے ایڈجسٹ ہو سکتا ہے؟ بڑا لیجیٹیمیٹ کوسچن ہے. لیکن کیا یہ ممکن ہے کہ اس سوال کے اوپر آپ عمران خان کو سزا سنا دیں لیکن نہ آپ ملک ریاض کو انٹرپول کے ساتھ رابطہ کر کے پاکستان بلائیں، نہ آپ ان کو گرفتار کریں، نہ علی ریاض کو تفتیش کریں، نہ اس کو گرفتار کریں، نہ ان 2 کو جو پرائم ہے اس میں،
NCA, लंदन, इंग्लैंड, बरतानिया, वहाँ के लोग, उनके गवाहियाँ लें, ना आप उसमें उस वक्त की काबीना कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत उसको शामिल करें, ना उस वक्त की सुप्रीम कोर्ट के वो करता धरता जिन्होंने ये सबको ओके कर दिया था वो करें। क्या सिंगल आउट करके एक शख्स को इसमें सज़ा दी, इसमें भी सज़ा दी जा सकती है? इसलिए नकवी साहब, मैंने आपको बताया ना कि जब हम पहले भी केसेस कवर करते थे तो नवाज शरीफ साहब के भी जब केसेस थे ना, उस वक्त भी यही मसला था, दो मसाइल थे। अब इवन उस वक्त भी ये सारी जो एपिसोड है वो इसी तरह चल रही थी जो आज चल रही है। उस वक्त भी ना एक एक केस के ना 3-3 केस बना दिए जाते। आज भी ये जो तोशा खाना है ना, ये तोशा खाना में पहले आपको याद होगा इलेक्शन कमीशन ने एक कार्रवाई की, उन्होंने जो है वो पूरा प्रोसीडिंग्स उड़ा दी। फिर वो हुमायूं दिलावर साहब ने एक ट्रायल किया, उसी तोशा खाना की बेस के ऊपर एहतसाब अदालत ने एक ट्रायल करके जज बशीर साहब ने सजा सुना दी। अब ये तोशा खाना 2 आ गया, ये तोशा खाना का चौथा केस है एक। इसी तरह नवाज शरीफ साहब के भी जो प्रॉपर्टीज के केसेस थे ना, एवनफील्ड भी वही केस था, फ्लैगशिप भी वही था, और वो अल अजीजिया भी एक ही था। सो ये जो केसेस होते हैं ना, इसमें आप जितने ब्रेकअप करें ना, जब ये इनके स्क्रूटनी होती है और पोस्टमार्टम होता है ना, तो फिर ये सारे केस उड़ जाते हैं, क्योंकि इनकी बुनियाद कोई नहीं होती और इसमें एक एक जो गलती है ना वो फिर प्रोसिक्यूशन को उसकी कॉस्ट पे करनी पड़ती है। जो दूसरा आपने सवाल किया कि 190 मिलियन, इसमें कोई शक नहीं है कि वो एक मुश्किल केस इसलिए है खान साहब के लिए कि उसमें जो एविडेंस है वो डॉक्यूमेंटेड है सारी, कि ये आया, ये गया और यहाँ पे एडजस्टमेंट हुई। लेकिन उसमें भी आपका ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि आपने को एक्यूज, आपने सारे लोगों को सिंगल आउट कर दिया, एक बंदे को सिंगल आउट कर दिया, बाकी लोगों को आपने कहा जी उनको छोड़ दें, हाँ उनको छोड़ दें, बाकियों को छुट्टी देते हैं, इनको जो है आपने ट्रायल करना है। और उसमें भी वैसे लगता यही है कि जिस तरह बाकियों में सजाओं की एक रफ्तार चली है, लगता है कि उसमें भी आइंदा आने वाले दिनों में ऐसे ही होगा। लेकिन ये जब केसेस फिर हाई कोर्ट में आएंगे, फिर वही सवाल होंगे, फिर हाई कोर्ट पूछेंगी, और जब हाई कोर्ट यूँ उड़ाएंगी तो फिर बात होगी कि जनाब ये जजेस जो है वो इमरानदार जजेस हैं। तो ये है जनाब इस वक्त शहर इक़्तिदार का मंजरनामा, जहाँ पर फ़िज़ा में एक इरताश मौजूद है और कुछ अफवाहें और कुछ चीज़ें गर्दिश कर रही हैं, जिसमें से कुछ चीज़ें हमने आपके सामने रखी हैं जो बड़ी मुस्तनद है। हुकूमत करना चाहती है बड़े भरपूर तरीके से कुछ तब्दीलियाँ, और उसमें ये बड़ा दिलचस्प मामला होगा कि अगर वो इंटर प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन, आपको पता है कि एक महकमा है, बैनुस सूबाई राब्ता कमेटी है एक, और वो सारे मामलात हैं, और मुराना सनाउल्लाह साहब का महकमा है, वो उस तमाम मामले को देखते हैं। तो उसमें अगर ये पोस्टिंग ट्रांसफ़र्स वाला मामला भी आईनी तरमीम के ज़रिए ये हो जाता है, तो फिर हो सकता है कि जो हमारे कराची के कॉलीग्स हैं, जो हमारे लाहौर के कॉलीग्स हैं, वो जस्टिस बाबर सत्तार के, जस्टिस समन रफ़त के, जस्टिस दीगर जो एजाज इसहाक साहब हैं, मोहसिन अख्तर कियानी हैं, ये मुझे लगता है ज़्यादा लोग शायद बलूचिस्तान ही जाएं, क्योंकि सबसे मुश्किल स्टेशन तो वो कहते हैं कि जनाब ठीक है जनाब। ये है मामला। अब तक के लिए इतनी, मुझे और आमिर सईद अब्बासी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।